नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी भाषा, लिपि और व्याकरण। तो जिसमें हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर भाषा, लिपि और व्याकरण के विषय में यहाँ पर जाना था, जिसमें हमने यहाँ पर भाषा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा क्या होती है, और उसके बाद भाषा के रूपों के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि भाषा के जो दो मुख्य रूप हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर जो लिपि यानी कि पहले हमने बोलियों के बारे में जाना, उसके बाद हमने लिपि किसे कहते हैं, कुछ जो ध्वनियां उच्चारित करते हैं उनका जो लिखित रूप होता है, उनको प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ध्वनि चिन्ह कहते हैं। तो इस तरह से उन ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर बताया था व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण में मैंने आपको सबसे पहले व्याकरण की परिभाषा बताई कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियम निर्धारित कर उसके शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। तीन चीजें क्या करता है, सबसे पहले भाषा के नियमों को निर्धारित करता है, उसके शुद्ध रूप का और उसके प्रयोग का, किस तरह से उसको प्रयोग किया जाता है, इसका ज्ञान कराता है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि जब हम भाषा के बारे में बात कर रहे हैं तो भाषा को हमें शुरुआत से पढ़ना होगा। तो भाषा को पढ़ने के लिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्ण के बारे में जानना होगा। तो वर्ण क्या है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और वर्ण विचार क्या है, वर्ण विचार जिसमें कार, बनावट, आकृति और उच्चारण पर विचार करते हैं। ठीक है ना, कि वर्णों का आकार किस तरह से होना चाहिए, कि बनावट किस तरह से होनी चाहिए और उनका उच्चारण किस तरह से होना चाहिए, जिसमें हम विचार करते हैं इन सब चीजों पर, उसको हम वर्ण विचार कहते हैं। और नेक्स्ट है शब्द विचार, उसके बाद वाक्य विचार। यानी कि यहीं पर आप सबसे पहले वर्णों के बारे में जानेंगे, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर शब्द के बारे में, यानी वर्णों का उच्चारण कैसे किया जाता है। फिर शब्द के बारे में कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, कितने प्रकार के होते हैं शब्द। ठीक है, उसके बाद शब्दों से वाक्य। तो जब तक आप इन तीनों चीजों को पढ़ेंगे, शब्द के प्रकार, शब्द के भेद, ठीक है, तो ये सब चीजें जब आप पढ़ेंगे तो आधे से ज्यादा क्लियर हो जाएगी व्याकरण। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर जो लास्ट सेशन में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था सबसे पहले वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण में हमने कहा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। और जो हमारी हिंदी वर्णमाला है इसमें टोटल 44 वर्ण है, जिसमें मैंने आपको बताया था 11 होते हैं आपके स्वर और 33 होते हैं आपके व्यंजन। 11 होते हैं स्वर और 33 होते हैं व्यंजन। यानी कि टोटल आपके कितने होते हैं, 44 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। ये प्रश्न आ भी सकता है आपके लिए, ठीक है ना, कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। वर्णमाला इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये वर्णों का पूरा एक समूह होता है, इसीलिए वर्णमाला कहा जाता है। अब देखिए, जब आप सबसे पहले स्कूल में जाते हैं, देखिए हमने क्या कहा था कि भाषा क्या होती है, भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक साधन होती है, एक माध्यम होती है। और भाषा में क्या करते हैं, हम बोलकर या लिखकर अपने भावों को, अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करते हैं। जब हम बोलकर अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम लिखकर, अब देखिए लिखने की बात यहाँ पर कैसे आती है कि लिखते हम कैसे हैं, जो ध्वनियां होती है। यहाँ पर हमने क्या कहा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ये वर्ण क्या है, वर्ण से पहले लिपि यानी कि जो ध्वनि चिन्ह है उनको हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो ये कुछ चिन्ह है, ठीक है ना, कुछ जो चिन्ह निर्धारित किए गए वो ये है। और इनको फिर हमने क्या कहा, वर्णमाला कहा। ये वर्णों का समूह है और इन्हीं से क्या है, फिर हमारे आगे शब्द बनते हैं।
ठीक है ना। तो पहले हमें प्रॉपर तरीके से इनके बारे में जानना होगा। हमने क्या कहा कि हम वर्ण विचार में वर्णों के आकार, वर्णों की आकृति, उनकी बनावट, उनके उच्चारण आदि पर विचार करते हैं, इसीलिए उसको वर्ण विचार कहा जाता है। यानी कि अब देखिए अ है तो कैसे उच्चारित करेंगे, सबसे पहले आपको सिखाया जाता है ना स्कूल में फिर आप अनुकरण करते हैं, यानी कि आप पीछे से बोलते आ इश ई, ठीक है, उच्चारित करना सिखाया जाता है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि आपको पेंसिल पकड़ना जब सिखाया जाता है, उसके बाद आपको बनाना भी सिखाया जाता है कि कैसे वर्णों को आप बनाएंगे, कैसे बनाया जाता है। फिर आपको इस तरह से सिखाया जाता है कि आप ऐसे अ बनाइए, इस तरह से आप आ बनाइए, ठीक है। ये आपको लिखना फिर सिखाया जाता है। तो ये सारी चीजें यानी कि जहां पर वर्णों पर विचार किया जाए उसको कहा जाता है वर्ण विचार। तो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि वर्णों के दो भेद होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से भेद होते हैं? स्वर तथा व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन। अब स्वर होते हैं वो मैंने आपको बताया, व्यंजन क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया। देखिए स्वर, ध्यान से समझिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता। तो देखिए हमने कहा जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण हम अन्य किसी ध्वनि की सहायता से नहीं करते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। ये हमारे कुछ स्वर वर्ण हैं, यानी कि इन्हें स्वर कहा जाता है, ठीक है ना। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? कौन बताएगा? अभी मैंने यहाँ पर बताया था हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, हैंड रेज करेंगे। कितने स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में? अभी अभी बताया था मैंने, यहाँ पर हैंड रेज करेंगे। यस, जीआईसी सुल्तानपुर, अपना माइक रेडी रखिए बच्चा। जीआईसी सुल्तानपुर, कोई भी एक बच्चा जाकर माइक लेगा। मैम 11। वेरी गुड। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? मैम 49। टोटल वर्ण होते हैं 44। हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्ण 44 होते हैं, जिसमें से 11 स्वर होते हैं और बाकी व्यंजन होते हैं। 11 स्वर, 33 व्यंजन, ठीक है ना। बिल्कुल कॉमन से ये क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि अगर आप 30 मिनट भी क्लास में बैठे हैं, अगर आप 30 मिनट भी क्लास में बैठे हैं, तो एटलीस्ट आप उसमें से 10-15 मिनट का जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान पूर्वक सुनिए, और ये काफी ज्यादा काम आएगा आपके आगे फ्यूचर में, ठीक है ना। तो व्याकरण एक ऐसी चीज है, चाहे आप इंग्लिश का ग्रामर पढ़ रहे हो, चाहे आप हिंदी का व्याकरण पढ़ रहे हो, ये लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं है कि आपके काम नहीं आएगी, हमेशा आपके काम आएगी, ठीक है। एक चैप्टर ऐसा होता है कि आपने पढ़ा और उसको आपने एग्जाम में उसके आंसर लिख दिए, और फिर आप अगर उससे कुछ आपने मोरल सीखा तो सीखा, नहीं सीखा तो नहीं सीखा। लेकिन व्याकरण एक ऐसी चीज है जो लाइफ में लाइफ टाइम आपके काम आएगी। तो इसीलिए सीरियसली होके थोड़ा सा सुने, पढ़े, समझने का प्रयास करें। कहीं पर समझ में ना आए तो पूछें, ठीक है ना। कोई ऐसा डाउट भी नहीं रखना है कि मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे पूछूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हैंड रेज करेंगे तुरंत और अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है ना। और ये डाउट्स आपको तभी होंगे जब आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे, अगर सुनेंगे ही नहीं तो डाउट्स कैसे होंगे, ठीक है। चलिए बैठ जाइए, वेरी गुड। तो हमने कहा कि हमारा जो हिंदी व्याकरण है, इसमें हमने कहा कि हिंदी में जो हमारी वर्ण है वो टोटल 44 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। और 11 स्वर कौन कौन से होते हैं ये आप नोट कर सकते हैं। ओ, आ, इह, ई, उह, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे 11 स्वर हैं, ठीक है। अब देखिए हमने कहा स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में हमें अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी कि हम बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के इनका उच्चारण करते हैं। एक बार करेंगे उच्चारण मेरे साथ, अ, स्टेट, बिल्कुल किसी अन्य ध्वनि की सहायता यहाँ पर नहीं लेनी पड़ रही है। आ, इह, ई, उह, ऊ,
ठीक है, तो ये है हमारे स्वर जिनके उच्चारण में हमें अन्य किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। उसके बाद हमने कहा कि स्वरों के भी भेद होते हैं। लास्ट सेशन में मैंने इतना आपको बता दिया था कि स्वरों के भी भेद होते हैं। अब जैसे ये 11 स्वर है, तो इन 11 स्वरों को भी 3 भागों में बांटा गया है। इन 11 स्वरों को भी 3 भागों में, तीन भाग है, जरा ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। इन स्वरों को, जो 11 स्वर हैं हमारे, इन 11 स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुप्त स्वर। ध्यान से समझिएगा, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुप्त स्वर। ठीक है। अब देखिए, हमने कहा सबसे पहला दीर्घ स्वर। क्या होता है दीर्घ स्वर? किसे कहते हैं दीर्घ स्वर? देखिए, स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में हमें अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, और लेकिन इसके भी हमने भेद बताए। अब वो किस आधार पर बताए हैं उसको ध्यान पर पूर्वक सुनिएगा। हमने कहा दीर्घ स्वर, और इसको एक बार पढ़कर देखिए। हमने दीर्घ स्वरों को आपको बताया है कि दीर्घ स्वर ये होते हैं आपके आ, ए, उ, ई, आई, ओ, औ। ठीक है, ये आपके दीर्घ स्वर हैं, इन्हें हमने दीर्घ स्वर कहा। कैसे कहा अब आप यहां पे समझेंगे। ठीक है। अ, आ, इह, ई। क्या पता चल रहा है आपको इसमें? उह, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। हमने कहा कि स्वर क्या होते हैं जिनके उच्चारण में हमें अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वरों को भी हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुप्त स्वर। अब हमने यहाँ पर पढ़कर देखा कि कैसे इसको दीर्घ स्वर में रखा गया है, क्यों इसको दीर्घ स्वर में रखा गया है। अब देखिए, फिर से उच्चारण करेंगे। आ, इह, ई। क्या समझ में आ रहा है? आ, इह, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है। अब आप यहां देखेंगे, अ, इ, उ, री। ये 4 कैसे हैं? इनके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लग रहा है। समय के हिसाब से इनके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लग रहा है, तो इसीलिए हमने इन्हें क्या कहा? ह्रस्व स्वर। जिसके उच्चारण में हमें कम समय लगे उसको हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। और जिसके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है, जैसे आ। ठीक है ना। आ, इह, ई, उह, ऊ। जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है उनको कहते हैं दीर्घ स्वर, और जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उनको कहते हैं ह्रस्व स्वर। ये 4 हैं आपके ह्रस्व स्वर। अ, इह, उ, री। ये 4 आपके ह्रस्व स्वर। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो ये है आपके दीर्घ स्वर। ठीक है ना। तो इसमें आपको समझ में आया कि ह्रस्व कौन से हैं और दीर्घ कौन से हैं। स्वर को भी हमने 3 भेदों में बांटा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। अब यहाँ पर जो ये था पूरा का पूरा 11 स्वर जो थे, इसमें मैंने आपको 2 भागों में बांटकर दिखाया। एक आपका दिखाया जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, और एक को दिखाया कि जिसके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है, तो उसको कहते हैं दीर्घ स्वर। उसके बाद आता है प्लुप्त स्वर। तो आपने देखा होगा कि कई बार आपको ऐसे लिखा हुआ दिखाई देता है, ये।
ठीक है ना। तो ये जो चिन्ह है, ये इस तरह का जो चिन्ह जो लगाया जाता है, ये क्या होता है, ये दीर्घ की अपेक्षा और दुगना समय, यानी कि ओम, जहां पर बिल्कुल लंबा उसको खींचा जाए, ठीक है ना। तो ओम को जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, क्योंकि उसका उच्चारण भी ऐसे ही होता है, ओम। तो जहां पर दीर्घ की अपेक्षा भी दुगना समय लगता है, उसको हम कहते हैं प्लुप्त स्वर, ठीक है। तो इसका उदाहरण, जैसे अगर हम राम का उच्चारण करें तो भी हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना, राम, ठीक है। तो इस तरह के जो आपको चिन्ह जहां पर बीच में लगा हुआ दिखाई देगा, तो वो होगा आपका प्लुप्त स्वर, यानी कि उसको हम उच्चारित करेंगे कैसे, उसको हम उच्चारित करेंगे और अधिक लंबा खींचकर, ठीक है। तो जैसे हमने 3 चीजें यहाँ पर बताई, कौन कौन सी, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। उससे पहले हमने क्या बताया कि हमारी जो हिंदी वर्णमाला है, इसमें टोटल 44 वर्ण है, जिसमें आपके 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। स्वरों के उच्चारण में हमें अन्य जो स्वर की परिभाषा हमने पढ़ी, तो जिसमें हमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे स्वर कहते हैं, जो कि अ से लेकर औ तक होता है। और उन स्वरों के भी 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है, प्लुप्त स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा और 3 गुना लगता है समय। तो ये 3 चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी, और मैं आशा करती हूँ कि जो 3 चीजें हमने पढ़ी हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम बढ़ते आगे, यानी कि जो हमारे वर्ण विचार का दूसरा, यानी कि जो टॉपिक है व्यंजन, ठीक है ना। अभी तक हमने स्वरों के बारे में यहाँ पर जाना, पहले स्वर का, उसके बाद स्वर के भेद, और उसके बाद कहा वर्णमाला के 2 भाग बताए, स्वर और व्यंजन। तो स्वरों के बारे में पढ़ लिया, अब व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम व्यंजन की परिभाषा यहाँ पर जानेंगे कि व्यंजन होते क्या है। जैसे हमने स्वर के बारे में जाना था ना यहाँ पर, कि जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता है, उसे हम स्वर कहते हैं, ठीक है। जिन जिन वर्णों का उच्चारण वे व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, स्वर के बारे में जाना कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी भी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन में क्या करते हैं, हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। कैसे हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, आप देखिए, व्यंजन क्या है, क से ज्ञ तक जो मैंने बताया, तो क जो हमारा शब्द है, इसका जब हमें उच्चारण करना होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो तब ये होता है आपका क। उच्चारित कीजिए, क। जब हम उच्चारण कर रहे हैं कौन सा स्वर आ रहा है, अ, ठीक है। अगर आपको ख का उच्चारण करना है, ठीक है ना, तो कैसे होगा, ख, ठीक है। तो ये है हमारे व्यंजन, और इनका उच्चारण हम क्या करते हैं, स्वरों की सहायता से करते हैं। आपको किसी भी व्यंजन, अगर जैसे आपने देखा होगा, आपने 12 खड़ी पढ़ी होंगी,
ठीक है ना। जब आप छोटी क्लासेस में होते हैं आपको कि आप जब लिखना सीख रहे होते हैं आपको सबसे पहले 12 खड़ी सिखाई जाती है। क्यों सिखाई जाती है? कि ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से लिखना आ जाए। जैसे क, फिर का, कि, कु, कू, के, कई, को, कौ, कंग, कह। ये क्यों सिखाया जाता है आपको जब आप छोटी क्लास में होते हैं? ताकि आप लिखना सीखें, अच्छे से आप लिखना जाने, तो तब आपको यहाँ पर 12 खड़ी सिखाई जाती है। और अब आप इन्हें देखेंगे सबको ध्यान से, तो ये सबको जो लिखा गया है ये सब स्वरों की सहायता से लिखे गए हैं। जैसे हमने कहा क, तो उसमें अ लिखेंगे तब वो क बनेगा, ठीक है ना। का, तो उसमें अगर आ हम लिखेंगे तो वो का। की, कु, कू, के, कई, को, कौ, कंग, कह। तो हमने कहा वो होते हैं व्यंजन जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने स्वर और स्वरों के बारे में जाना, और स्वरों के भी आपने बहुत सारे भेद, जो कि 3 भेद मैंने आपको बताए थे, वो आपने यहाँ पर जाने थे स्वर के। इसी तरह से जब आपने व्यंजन के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, व्यंजन को हमने क्या कहा कि व्यंजन का उच्चारण हम स्वर की सहायता से करते हैं। तो व्यंजन के भी यहाँ पर भेद होते हैं। ये आपका व्यंजन की परिभाषा हो गई, ये आपने नोट कर ली होगी। और ये एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर कुछ आपको नोट करवाए थे कि किस तरह से हम उच्चारण करते हैं। और उसके बाद जो व्यंजन होते हैं उसके भी भेद होते हैं। व्यंजन के भी भेद होते हैं, यानी कि व्यंजन में भी अलग अलग टाइप के, जैसे स्वर में 2 अलग अलग 3 टाइप के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, ठीक है। किसी के उच्चारण में कम समय लगता है, किसी के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, किसी के उच्चारण में और ज्यादा समय लगता है। इसी तरह से व्यंजनों के भी भेद होते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो 3 भेद बताए गए हैं वो आप देखेंगे, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अब देखिए ये उच्चारण की दृष्टि से है, तभी तो हमने क्या कहा कि वर्ण विचार में हम वर्णों की आकृति, वर्णों के आकार, वर्णों की बनावट और उनके उच्चारण पर विचार करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आगे जो है व्यंजन के बारे में जानेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्श होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजनों के भेद। और यहाँ पर ऊष्म व्यंजन की परिभाषा, स्पर्श व्यंजन की परिभाषा, अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा भी हम पढ़ेंगे। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ ही एक तरह से ये आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आगे के लिए। तो इसको हम पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें इसमें हमने पढ़नी है अभी। तो आज का जो हमारा सेशन है, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा और आप सभी को इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में जैसे कि मैंने कहा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हमने यहाँ पर पढ़नी है। तो बिल्कुल इसी तरह से बने रहिए हमारे नेक्स्ट सेशन में हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।